हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंडियन पॉलिटी के बढ़ते हुए क्रम में आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 1 से 50 तक देखे थे, जिसमें हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात किए थे। आज हम लोग 51 से 150 तक के अनुच्छेद को देखेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ उन अनुच्छेदों को लिखा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 51 से। तो देखिए अनुच्छेद 51 क्या कहता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। हमारा देश पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है और यहाँ के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे। तो अनुच्छेद 51 इसके बारे में। 51 का क जिसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यह रूस से लिया गया। इसमें नागरिकों के कुछ कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। बताया गया है कि उन्हें देश के नागरिक होने के नाता किन किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 52 जिसमें कि भारत का राष्ट्रपति की चर्चा है, जिसमें यह लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में राष्ट्रपति पद अनिवार्य है। उसके बाद अनुच्छेद 55 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आम जनता वोटिंग नहीं करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होती है, जिसमें लोकसभा के चयनित सदस्य, राज्यसभा के चयनित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन लोग वोट करेंगे, यह अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। उसके बाद हम लोग आते हैं 57 पे। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता आपको मालूम होना चाहिए कि भारत देश में राष्ट्रपति पद पे एक व्यक्ति जितनी बार जीत सकते हैं उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे कि इसके विपरीत अमेरिका में जैसे कि राष्ट्रपति 2 बार के लिए ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा बार के लिए एक व्यक्ति नहीं हो सकते। लेकिन अपने भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति जितनी बार वो जीत सकता है वो राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त है। उसके बाद है अनुच्छेद 58 जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता। इसमें चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति पद को के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि वह 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो, वह किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो, अर्थात सरकारी नौकरी में नहीं। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतने के बाद अपने पद की शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने की चर्चा की गई है। और उसके जस्ट बाद 60 में राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं और 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उसे अपने उस पद से हटाया जा सकता है। और ये 61 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अनुच्छेद 66 जिसमें कि बताया गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 72। तो यह भी फिर राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति। हमारे देश में न्यायपालिका में सबसे शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय अगर किसी को भी कोई सजा सुनाती है तो फिर भी उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह उस सजा को कम कर सकता है या फिर माफ भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 72 कहती है 72। उसके 74 कहती है अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद जिसमें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद होती है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना होगी और उस मंत्री परिषद के सदस्य में प्रधानमंत्री जो होते हैं हेड होते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
भले ही यहाँ पे प्रधानमंत्री जो जो बहुमत की सरकार होती है उसके जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो नियुक्त कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी किसको कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल का क्या काम है? तो जो चुन के सांसद जाते हैं और वो कोई कानून बनाते हैं तो वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इस बात को सलाह देने के लिए एक महान्यायवादी होते हैं जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और यह अनुच्छेद 76 होती है। इसको हम लोग भारत सरकार का वकील भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 79 कहती है कि संसद का गठन होगा, यानी कि भारत में पार्लियामेंट्री शासन होगी, संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 कहती है राज्यसभा की संरचना। सांसद चूंकि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, तो 79 जो है संसद का गठन बताती है और 80 बताती है कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी। और अनुच्छेद 81 उसके बाद कहती है लोकसभा की संरचना। अब सांसद जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, तो अनुच्छेद 79 कहता है संसद का गठन, अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 कहती है लोकसभा की संरचना किस प्रकार से होगी। उसके बाद अनुच्छेद 84 अगर देखें, आर्टिकल 84, तो यह है संसद सदस्य की योग्यता, कि जो संसद भारत में एमपी के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जिससे उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वह भारत का नागरिक होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र, शस्त्रावसान एवं विघटन, की संसद कब सत्र में आएगी, संसद की बैठक कब होगी, फिर जाके उसका विघटन कब होगा, वो छुट्टी पे कब जाएंगे, इस बारे में अनुच्छेद 85 बताती है। अनुच्छेद 100 का 1 कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। अगर किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर अगर बराबर मत की स्थिति आती है, जब उसमें वोटिंग होती है हाँ या नहीं में, तो अगर बराबर स्थिति होती है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना वोटिंग करते हैं, और जब वो वोटिंग करते हैं तो जिस तरफ का वो वोट देते हैं उस तरफ भारी संख्या ज्यादा हो जाती है, और इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष का मत जो होता है वो निर्णायक मत हो जाता है। यह अनुच्छेद 100 का 1 में लिखा गया। अब है अनुच्छेद 108। इसमें लिखा हुआ लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक। अगर किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर अगर सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति ऐसे स्थिति में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य की संयुक्त बैठक कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 110, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि कोई भी विधेयक जो है वो साधारण विधेयक है या फिर वो धन विधेयक है, इस बात का फैसला करना है। तो ये अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक क्या है। अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, अगर कोई भी विधेयक, कोई भी बिल अगर दोनों सदन द्वारा पास कर दी जाती है, लोकसभा के द्वारा भी राज्यसभा के द्वारा भी, तो उसकी पे राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी अनिवार्य है। तो यह अनुच्छेद 111 कहता है। अब अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही को जांच नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब स्वतंत्र है, ये तीनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं। तो जो न्यायालय है वो संसद की कार्यवाही को जांच नहीं कर सकती, ये अनुच्छेद 122 कहता है। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यदि संसद अपने सत्र में नहीं है, यानी संसद की बैठक अभी अपने समय पे नहीं है और वह छुट्टी पे है, तो उस समय अगर कोई स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति अपने से एक अध्यादेश जारी कर सकती है और वो उसी तरह से प्रभावी होगी जैसे संसद से बनाया हुआ कानून प्रभावी होती है। अनुच्छेद 124 ये कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन, कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगी जो कि दिल्ली में स्थित है, और उसकी संरचना किस प्रकार होगी, न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी, ये चीज। अनुच्छेद 137 कहता है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब है कि यदि कोई सांसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और किसी भी प्रकार से वह कानून
कुछ इस तरह का होता है जो संविधान की अवहेलना करता हो, संविधान के प्रारूप पे नहीं हो, तो उच्चतम न्यायालय उस विधेयक को, उस कानून को वापस भी कर सकती है। और यही है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श। जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति उनसे किसी भी लोकहित के मामले में परामर्श ले सकती है। हालांकि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसे मानने के लिए, लेकिन वो परामर्श ले सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 148, यह भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, यह अनुच्छेद 148 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका काम क्या है? तो जो देश की, राज्य की लेखा जोखा, आर्थिक लेखा जोखा है, उसके खर्च और जो व्यय है, जो आय है, उसका हिसाब रखना है। तो ये अनुच्छेद 148 के तहत होती है, इसकी नियुक्ति होती है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो कैग कहलाती है, वो अनुच्छेद 148 के तहत। अब इस कैग का क्या काम भी है? तो इस कैग जो अपना ब्यौरा देती है कि राज्य सरकार का, राज्य के खर्च और केंद्र के खर्च को, तो उसको जो केंद्र में पैसे आते हैं उसको राज्य को कितना देना है, किस राज्य को कितना देना है, उसका बंटवारा जो होता है, वित्तीय लेन देन, वह अनुच्छेद 150 में होती है। तो संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय लेन देन का कार्य कौन करती है? तो ये जो है कैग की सलाह पे होती है, और ये अनुच्छेद 150 के अनुसार संघ और राज्य के बीच वित्तीय लेन देन होती है। और ये किसके रिपोर्ट पे होती है? तो ये कैग जो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके अनुसार होती है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं बात को शॉर्ट में। ये देखिए 51 जो है, ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। 51 को जो है मूल कर्तव्य है। उसके 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में है। 52 में भारत की राष्ट्रपति होगी, 55 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की क्या पद्धति है, 57 में पुनर्विचार के निर्वाचन के लिए पात्रता है, इस तरह से राष्ट्रपति के लिए है। उसके बाद 66 उपराष्ट्रपति के लिए है। उसके बाद आइए यहां से हम लोग चलते हैं, तो 74 से देखिए कि इस राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, यानी कि अब संसद के तरफ हम लोग चल रहे हैं। और 74 से 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। फिर 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति होगी। 79 में संसद होगी। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और इस तरह से फिर 84 में संसद सदस्य की योग्यता, 85 में संसद के सत्र शस्त्रावसान एवं विघटन वाली बात होगी। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए है। इस तरह से अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे जाते हैं, तो फिर यहाँ से न्यायालय से रिलेटेड आ जाते हैं। 122 से कि न्यायालय संसद की कार्यवाही को जांच नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन, इस तरह से हम लोग चलते हैं तो फिर न्यायालय पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। फिर संघ और राज्य के बीच जो पैसों का बंटवारा होता है उसकी बात करते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग 51 से लेके 150 तक के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसके बारे में चर्चा किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के आर्टिकल्स को भी एक एक करके, धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे पढ़िए, और अगर इसे पढ़ रहे हैं तो इसके पहले इस पार्ट 1 को जरूर पढ़ें, ताकि आपको समझने में शुरू से ही आसानी हो, ताकि आपका उद्देश्य पूरा हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के आर्टिकल्स को करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।